जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि महाराष्ट्र में क्लास 1 के बच्चों को भी मिलिट्री की ट्रेनिंग अब से दी जाएगी। तो इस पर यूपीएससी की एथिक्स के लिए एक केस स्टडी बनाते हैं। मॉडल आंसर भी देखेंगे और कॉमन मिस्टेक भी देखेंगे। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि शॉर्ट्स ही बना लेता हूँ क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा और व्यूज़ भी ज़्यादा आ जाएँगे। लेकिन यूपीएससी एथिक्स पेपर में जब ये पूछा जाए तो 250 वर्ड्स में हमें लंबा खींच के जवाब लिखना होता है और 250 वर्ड्स आप हल्के में मत लीजिए। वो ऐसी बात है कि मान लीजिए ये एक साइड पे जब आप लिखते हैं तो 60 टू 80 वर्ड्स डिपेंड करता है आपकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। 60 टू 80 वर्ड्स आप एक पेज पे लिखेंगे। फिर उसके पीछे वाला उसमें 120 टू 160 हो गए। फिर तीसरा, फिर चौथा आधा लिखना पड़े। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी लिखावट कैसी है। साढ़े 3 से 4 पेज आपको लिखने की नौबत आ सकती है टू फिनिश द 250 वर्ड्स। इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें हवाबाजी नहीं, कॉन्क्रीट हम मॉडल आंसर क्या हो सकता है, कुकी कटर टेम्पलेट्स हम तैयार करेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के। और साथ ही साथ विद्यार्थी इस जवाब में क्या गलतियां करेंगे वो भी समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। सबसे पहले प्रश्न बनाते हैं कि आप एजुकेशन सेक्रेटरी, शिक्षा सचिव हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं, और मिनिस्टर ने आपको कहा कि महाराष्ट्र में क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करो, ये मेरी इच्छा है। और इस पे आप आगे कैसे बढ़ेंगे 250 वर्ड्स में। और बेसिकली प्रपोज़ल ये है कि हर शनिवार को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। हालाँकि वहाँ के बहुत सारे टीचर्स और प्रिंसिपल एसोसिएशन इसके विरोध में हैं। वो कुल मिला के एंटी आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि क्लास 1 के बच्चों को क्या ये इतिहास, भूगोल, भारत-पाकिस्तान की समझ होगी कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे देंगे। वो थोड़े बड़े हो जाएँ, फिर उसको एनसीसी ट्रेनिंग की व्यवस्था पहले से है। और हमारे पास ऐसा मैन पावर, लॉजिस्टिक, कई स्कूलों में इतना बड़ा प्लेग्राउंड और चीज़ें ही नहीं है कि उसको क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग दे सकें। तो ये विरोध भी थोड़ा चल रहा है। तो इस बीच आप आईएएस ऑफिसर के रूप में क्या रास्ता निकालेंगे? अब देखिए, 250 वर्ड्स जब ये लिखना हम बैठें, तो सोचने नहीं बैठना है। वहाँ पर प्रश्न देख के सोचने बैठे अब मैं क्या लिखूँ, तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए घर से आपके पास सारे कुकी कटर टेम्पलेट्स खासकर एथिक्स की स्टडी के लिए होने चाहिए। इसका कारण ये, 2013 में इन्होंने नया पेपर सिलेबस सिस्टम लेके आए। तब से लेके अगर आप मेंस के एथिक्स पेपर का एनालिसिस करो, 6-7 जात की केस स्टडीज़ आपको पूछी जाती है। डेडलाइन में काम कंप्लीट करना है, मंत्री जी कुछ चाहते हैं, जनता कुछ चाहती है, करप्शन हो रहा है, या प्राइवेट कंपनी में है, वहाँ पर मी टू या सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई मैटर चल रहा है, या कंपनी बहुत प्रदूषण कर रही है, या आपके भाई से ही आपको एक्स-रे मशीन खरीदने हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप एक इंजीनियर हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं जल्दी से ब्रिज का उद्घाटन करना है, लेकिन ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सेफ्टी इश्यू है। तो जब आप एनालिसिस करोगे 2013 से लेके 24 के पेपरों का, जो फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, munal.org/GSM4 देख लेना। हाँ, तो के साथ जात की केस स्टडी बनती है, तो आप घर से कुकी कटर टेम्पलेट्स और फॉर्मेट रट के जाएँगे, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो मित्रों, ये एथिक्स केस स्टडी के कुकी कटर टेम्पलेट क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, कि आप शुरुआत करें कि अच्छा पेरेंट्स ये सोचते हैं, बच्चों का ये है, मिनिस्ट्री ये सोचती है, टीचर्स का ये ऑपोजिशन है, और फिर इसमें से हम ये डिसीजन लेंगे, अमल करेंगे। दिस इज़ वन वे टू राइट द आंसर। दूसरा हो सकता है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ पकाड़ी फ्रेमवर्क बनाया है, वो क्या है इस जवाब में हम बनाते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि आप ये थिंकर थियरी ये सब कोट करके निबंधात्मक कुछ ज्ञान देना शुरू कर दें। तो कुल मिला के समझो, अगर अलग-अलग 6 केस स्टडी पूछी गई हैं, तो मिक्स एंड मैच रैंडमाइज़ करना है, किसी में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, अपने अप्रोच यूज़ करना है। सारे 6 केस स्टडी में एक ही फॉर्मेट में मत लिखो, वरना वो जो प्रोफेसर है वो बोर हो जाएगा आपका जवाब पढ़ते-पढ़ते। तो इस वाले में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला फ्रेमवर्क सीखते हैं। खैर, प्रश्न है तो जवाब की शुरुआत में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो ये जो है क्लास 1 से बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दो, इसका इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे? आप सोचिए। 3, 2, 1 ओके। देखिए, इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट ये होगा एथिक्स के पेपर में कि आप उसे सिलेबस के साथ लिंक करो कि दिस केस स्टडी डील्स विद द रोल ऑफ स्कूल्स इन वैल्यू इनकल्केशन। क्योंकि वो सीधा रोल ऑफ स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी, मूल्य सिंचन में उनका क्या भूमिका है, ऐसा एथिक्स का सिलेबस पॉइंट ही है। हाँ, तो ये उसके साथ जुड़ी केस स्टडी, ऐसा आप प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कैसे भारत के नौजवानों में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, अनुशासन, डिसिप्लिन इसकी ज़रूरत है, और इसमें क्लास 1 से क्या ये करना ठीक रहेगा कि नहीं, इसके बारे में ये केस स्टडी है। ऐसा भी आप अल्टरनेटिव इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में हमने इस केस स्टडी को सिलेबस के साथ लिंक कर दिया। इस प्रॉब्लम या गोल का क्या महत्व है, वो भी बता दिया, नेशनलिज्म और डिसिप्लिन की ज़रूरत। अब बॉडी में बढ़ते हैं, तो हार्वर्ड फ्रेमवर्क के साथ इसको
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली कंक्लूजन में हाँ कि ये जो भी ये बॉडी में हमने बात की है इस प्रकार से अमल करेंगे तो समय और संसाधनों के दुर्व्यय के बिना विदाउट वेस्टिंग द मनी टाइम एंड रिसोर्सेज हमारी लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। वी कैन अचीव दिस गोल या वी कैन सेटल दिस प्रॉब्लम। तो ये हो गया कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन डन, कंक्लूजन डन। अभी बॉडी में जो जवाब लिखना है वो तैयार करते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये सब प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ा एक पकाड़ी फ्रेमवर्क है कि सबसे पहले पी फॉर प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब व्याख्या लिखनी है ऐसा नहीं, ये समस्या क्यों है, इसकी क्यों ज़रूरत हुई, उसकी आप पूर्व भूमिका बनाते हैं। तो बच्चों में एक तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, मोटापे और डिप्रेशन की समस्या आ रही है, राष्ट्रवाद कम हो रहा है, इसके चलते भारत छोड़ के विदेश कैसे चले जाएं लीगल इलीगल तरीके से, ये सब आजकल यूथ फिराक में रहता है। आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। आप कह नहीं सीडीएस परीक्षा तो होती है ना साल में 2 बार, लेकिन फिर भी वो जो एसएसबी इंटरव्यू स्टेज के बाद उनको जैसे चाहिए ऐसे होनहार विद्यार्थी ऑफिसर्स मिल नहीं रहे, कई बार सीट्स खाली रहती हैं। 5वां, ब्रेन वॉशिंग हो रहा है। ये कुछ समय पहले वो एक महिला यूट्यूबर को पकड़ लिया, कैसे वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। तो इसका मतलब मूल्यों की तो कमी है। देखिए यूट्यूबर तो मैं भी हूँ, ये कोचिंग का अपना धंधा बंद हो जाए, तो भी कोई मुझे पाकिस्तान से पैसा दे तो मैं जासूसी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी और करूँगा पर मैं जासूसी तो नहीं करूँगा। तो ये मूल्य सिंचन क्या है? अपने परिवार, माँ-बाप, स्कूल सब जगह से आया है, वो यूट्यूबर में नहीं होगा इसलिए जासूस बन गई। तो ये सब देखते हुए तो क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। आप कहिए तुम क्या प्रवचन बोल बच्चन में चले गए? भई यही तो मैंने आपको बताया 250 वर्ड्स मतलब 3.5 से 4 पेज आपको भरने हैं, तो आगे पीछे ये सब कहानी तो करनी पड़ेगी। अब कुछ कहेंगे नहीं, नहीं टॉपर ने बोला उन्होंने एथिक्स के लिए कुछ तैयार नहीं किया था, अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। भाई उनके पास ये बोल बच्चन की क्षमता है। या तो वो अखबारों से या अपने खुद के जॉब के वर्क एक्सपीरियंस से या अच्छी स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए, उनके माँ-बाप, दादा-दादी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा के रखा है, इसलिए वो ये बोल बच्चन कर सकते हैं। आपको ये डेवलप करना है। खैर, तो प्रॉब्लम को हमने व्याख्यायित कर दिया कि ये कारणों से क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद पी हो गया, अब ए फॉर अल्टरनेटिव्स। तो इसके विकल्प क्या है? एक तो स्पोर्ट्स पीटी एक्सरसाइज कराएँ ताकि उसकी हेल्थ, ओबेसिटी, स्क्रीन टाइम कम करना, ये हो गया। दूसरा विकल्प हो सकता है कि वो ऑलरेडी स्काउट गाइड का सब ट्रेनिंग तो चल ही रहा है। या तीसरा विकल्प जो अब मंत्री जी चाहते हैं कि क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग चालू करो। अब आप सोचिए कि पी फॉर प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया, ए फॉर अल्टरनेटिव्स हमने 3 निकाले। अब इसमें से कोई चूज़ करना पड़ेगा, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? विकल्प पसंद करते वक़्त क्या मानदंड इस्तेमाल करने हैं? तो सोचिए अगर मंत्री जी ये चाहते कि हमें ओलंपिक्स में ग्लोरी हासिल करनी है, तो फिर आईएएस के रूप में हम ये स्पोर्ट्स, पीटी, एक्सरसाइज़ उसको प्रमोट करना, योगा प्रमोट करना, ऐसा कुछ हम निर्णय पे चलते। लेकिन यहाँ मंत्री जी का क्राइटेरिया क्या है कि नहीं, राष्ट्रवाद और अनुशासन ज़रूरी है। इसलिए या तो स्काउट गाइड एनसीसी वाला चलाएँ या क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग, वो दोनों में से कोई एक विकल्प पसंद करना होगा। तो पी, ए एंड सी अल्टरनेटिव में क्या क्राइटेरिया है हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अल्टरनेटिव में हम या तो स्काउट एनसीसी वाला करें या क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग करें। अब इसके बाद ये जो अल्टरनेटिव्स अपने पास 2 बचे हैं, उसमें कौन-सा ठीक रहेगा, चैलेंजेस, प्रोस एंड कॉन्स, इसको आपको देखना है। तो एनालिसिस करना है, मतलब PACA, ए फॉर एनालिसिस में हम पहुँचे हैं। देखिए मिलिट्री ट्रेनिंग असल में एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। तो जैसे 11 साल के और उसके ऊपर के बच्चों का स्काउट गाइड प्रोग्राम होता है। क्लास 8 से आप एनसीसी में जुड़ सकते हैं, ये ठीक रहेगा। ये जो क्लास 1 के बच्चे हैं, अब उनको इतना इतिहास, भूगोल, राष्ट्र, भारत, पाकिस्तान, चीन सब जियोपॉलिटिक्स की क्या ही समझ है। तो उनकी अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग भी और ये नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, ये सब सिखाने बैठेंगे, तो वो उसकी अहमियत या गंभीरता समझ नहीं पाएँगे। तो एनसीसी वाला ठीक रहे, क्लास 8 से करो। दूसरा क्लास 1 से शुरू करेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट इक्विपमेंट्स की कमी होगी। चौथा कारण, इसके लिए जो पीटी टीचर्स चाहिए उसकी भी कमी है। असल में गुजरात, महाराष्ट्र या बाकी जो भी राज्य हैं, आजकल एक समस्या है कि पीटी टीचर्स की टाइम पे रिक्रूटमेंट नहीं होती, और होती है तो भी वो सब कॉन्ट्रैक्चुअल 11 मंथ्स का ऐसे लोगों को रखते हैं, तो क्या ही ट्रेनिंग हो पाएगी। हालाँकि सरकार ने इसका भी विकल्प सोच के रखा है कि एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड होमगार्ड हैं, उनकी मदद से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ टीचर्स और पेरेंट्स ये बोल के भी विरोध करते हैं कि क्लास 1 के बच्चों को सिखाना क्या चाहिए हमें? पीस एंड ब्रदरहुड, शांति और बंधुत्व,
या फिर कि उधर से ही मिलिट्री ट्रेनिंग, वायलेंस, डेथ, ये सब दिशा में ले जाना है। क्लास 8 से एनसीसी कराओ, वो बात बराबर है, उसमें थोड़ी और मैच्योरिटी आ गई होगी। खैर, अगेन आप कहें ये क्या प्रवचन में तुम उतर गए, तो भाई आपको 250 वर्ड्स खींचने हैं तो कैसे करोगे? ये सब आगे पीछे जाना पड़ेगा। एनीवेज़ ये सब करते हुए अपना PACA, ए फॉर एनालिसिस में हम ये एनसीसी और क्लास 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग 2 विकल्प अपने पास बचे, अब फाइनल डिसीजन लेना है। फाइनल डिसीजन लेना है तो आप क्या करेंगे? आईएएस के रूप में आप पहले तो मंत्री जी को ये सारे विकल्प बताएँगे और उनको आप ये बोल सकते हैं कि ये जो स्काउट और एनसीसी प्रोग्राम ही चलने देते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, हमें कुछ नया प्लान नहीं करना पड़े, समय संसाधनों की बचत होगी। लेकिन मान लो फिर भी वो ज़िद पे अड़े रहें कि इफ ही स्टिल इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग विद दिस अप्रोच, तो फिर हम इसका अमल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने डी फॉर डिसीजन लिया। अब लास्ट आएगा आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे कि चलो मंत्री जी की यही इच्छा है, तो क्लास 1 से ट्रेनिंग देने के लिए उसका सिलेबस, ट्रेनिंग मॉड्यूल, मैन पावर, बजट, ये सब प्लानिंग शुरू करेंगे। कुछ स्कूलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। पूरे राज्य में सभी जगह अमल करने से पहले कुछ जगह पर 3, 4, 10 स्कूल में हम ट्रायल करेंगे, ताकि हमें पता चले कितना लॉजिस्टिक चाहिए। जैसे फर्स्ट एड, ट्रेनिंग इक्विपमेंट, क्या-क्या ज़रूरत होती है। उसके बाद पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म साइन करवाने पड़े, क्योंकि आप सोचिए ये सब जब मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाए और कुछ उसको जख्म लग जाए, इंजरी हो जाए, समस्या हो सकती है। अब इस स्टेज पे कुछ विद्यार्थी गलती करेंगे। वो ये कि आई विल डू स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, मैं सबको मनाऊँगा, समझाऊँगा, क्योंकि हमने आगे देखा कुछ पेरेंट्स और टीचर्स विरोध कर रहे हैं। अब समझो आप कौन-सा रोल प्ले कर रहे हो केस स्टडी में, उस हिसाब से जवाब होना चाहिए। यहाँ पर आप एजुकेशन सेक्रेटरी है, मतलब वो जो राज्य का राजधानी होता है, उसके सचिवालय में बैठने वाला सबसे बड़ा ऑफिसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो उसका मैक्सिमम काम है सिर्फ मंत्री जी को समझाना या कन्विंस करना। बाकी जितना नीचे स्टाफ है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, डीओ है, उसके साथ उसको सीधा डील नहीं करना है। उसने अपने स्टाफ को नीचे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बोल देना है कि तुम नीचे अब अमल करो। और वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भी खुद अमल नहीं करना, उसने टीचर्स और प्रिंसिपल और हेडमास्टर को कहना है तुम अमल करो। तो अगर पेरेंट्स का विरोध भी है तो उसको समझाना डीओ या शिक्षक का काम है। राज्य के सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में जो बैठा है वो आईएएस का काम नहीं है वो। उसका काम है अमल करना, इम्प्लीमेंट द विल ऑफ द स्टेट। और जिसको तकलीफ है वो कोर्ट में जाए, कोर्ट उसका निर्णय करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अपने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण, रिलीजियस रिजर्वेशन की बात नहीं है, फिर भी कुछ राज्यों में ऐसा सब चल रहा है। तो मिनिस्टर ने आदेश दिया तो आईएएस ऑफिसर के हाँ ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन निकालो, अमल कर देते हैं। उनको भी पता हो कि ये सब कोर्ट में वैलिड नहीं होगा, फिर भी वो क्यों करते हैं? उनको पता है भाई जिसको तकलीफ है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोलेगा, उस हिसाब से अल्टीमेटली करना है। तो क्यों ही अभी परेशान हो कि मैं मंत्री जी से झगड़ा करूं, इस्तीफा दे दूं और लड़ जाऊं, फिर मेरा कहीं और पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाए, दूर मेरी तबादला हो जाए और ऐसी 50 बार मेरे जीवन में तबादले होते रहे, मैं भी दुखी रहूं, मेरे बच्चे परिवार वाले भी दुखी रहें। तो ये तो एक टैक्टफुल ऑफिसर की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। तो ठीक है, जो भी है अब हमें उसका अमल करना है और वो अच्छे से अमल हो, उसकी हमें ध्यान रखनी है। तो पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म हमने साइन करवा लिए। उसके बाद हर एक स्कूल में एक पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट या पीओसी हम लोग बोलेंगे कि ये हेडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल या पीटी टीचर ये जिम्मेदार है। उसने हर महीने, हर हफ्ते मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए अलग-अलग एक्सेल शीट अपलोड करनी होगी कि आज इतने बच्चे हाजिर थे, इतने घंटे ट्रेनिंग हुई, या आप फोटोग्राफ भी इसमें अपलोड करो। एंड लास्टली सरप्राइज़ चेक भी किए जाएँ, क्योंकि एक्सेल शीट ही अपलोड करनी है तो वो टीचर और बच्चे सब लोग घर पे मौज करें और सिर्फ भर दें कि हाँ सब थे, या सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए 2 मिनट सब लोग खड़े रहें और फिर घर चले जाएँ। तो आपने भी सरप्राइज़ चेक के लिए स्वयं तो जाने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा अधिकारी है, नीचे अपने अलग-अलग ऑफ़िसर्स को भेजते रहना चाहिए। तो हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, बॉडी में ये सब पकड़ी फ्रेमवर्क कर दिया। लास्टली कंक्लूजन कि हाँ, इस प्रकार से अमल करेंगे, तो समय और संसाधनों की बर्बादी के बिना हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी मित्रों, लक्ष्य प्राप्ति की बात है तो अनअकैडमी का मेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी खास बात क्या है कि टीचर जो पढ़ाएंगे रिवीजन, वैल्यू एडिशन, नोट्स, लाइव आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन ये करेंगे। उसके अलावा कुछ टॉपर्स भी आपकी लाइव आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस करवाएंगे। और लास्टली बाकी मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के लिए हमारे मेंटर्स भी हैं। और ये सब कुछ मॉड्यूलर, आपको एक-एक पेपर पढ़ना है तो 1999 में, और सब कुछ एक ही थाली में आपको चाहिए तो 5999 में। डिस्काउंट कोड इज़ munal.org। तो ये मेंस 2025 के लिए। जो 2026 की तैयारी करें, जिनको प्रीलिम्स, मेंस, सीसैट, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन सब कुछ चाहिए, तो केवल 19999 और उसमें भी अप टू 12 मंथ्स का एक्सटेंशन, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे बैचेज़ नेटफ्लिक्स जैसा है।
एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस सब कुछ अनलॉक हो जाता है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड याद रहे monal.org। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.